हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज बहुत डिमांड के बाद यानी कि कमेंट सेक्शन में बच्चों के भर भर के मैसेज आए हैं कि मैम शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसके क्वेश्चन जो है आप लेके आओ। तो बहुत रिसर्च के बाद अब हमें जो क्वेश्चंस मिल पाए हैं वो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 1 का। जिस तरीके से हमें पॉसिबल हो पाया है, हमने वो काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें लिए हैं। ठीक है, प्रॉपर एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन हैं शिफ्ट 1 से। ठीक है, तो आप जो है लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और मैच कीजिए अपना स्कोर कि कितना क्वेश्चन सही जो है आप वो करके आए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें एग्जाम की, तो हमें जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल में देखने को मिला था इन 3 शिफ्ट्स, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो अभी जो बात करें कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट का टफ था, कोई बोल रहा है थर्ड का टफ था, कोई बोल रहा है सेकंड का टफ था। ठीक है, तो अगर बात करें तो टफ और इजी आपके हाथ में नहीं है, जो एग्जाम बनाते हैं उनके हाथ में भी नहीं है एग्जैक्ट जो हमारा वेटेज रखना। ठीक है, एग्जाम का। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि क्या हमारा जो है स्कोर होगा अगर हमारी शिफ्ट टफ रही है या इजी रही है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके अपने डाउट जो है वहां पे भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट इज द डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि अब कोई जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी से पहले कितना फॉलिक एसिड की डेली डोज जो है वो लेगी। ठीक है, क्या करने के लिए कि जो बच्चा है हमारा, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो फॉलिक एसिड क्या हेल्प करता है? फॉलिक एसिड हेल्प करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जो है वो फॉलिक एसिड जो है हेल्प करता है कि बच्चे को प्रिवेंशन में। ठीक है, तो अब ऑप्शन अगर हम बात करें तो 80 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 700 माइक्रोग्राम या फिर 200 माइक्रोग्राम्स। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऐसा आपको लग रहा है कि हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो अब अगर बात करें कि डेली डोज बिफोर प्रेगनेंसी हमसे पूछा गया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा आंसर विल बी 400 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, तो अगर बात करें कि हमारी जो वुमेन है डेली डोज उसे क्या चाहिए होगी, 400 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें कि हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है नए, वो कौन है? राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता, निर्मला सीतारामन या फिर नन? तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन आप जो है एग्जाम में करके आए हैं? तो अगर बात करें तो हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, जो वो नई क्या बनी है, सीएम बनी है। किसकी? हमारे न्यू दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच हार्मोन ऑफ फैसिलिटेट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि अब कोई फीमेल है। ठीक है, जो फीमेल है वो क्या कर रही है, वो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है वो फैसिलिटेट करता है क्या, सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन कौन से हार्मोन की हेल्प से हमें देखने को मिलता है? तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, बोथ ए एंड बी एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन तो ऑप्शन से ही हट जाता है क्योंकि ये होता है हमारा मेल हार्मोन। ठीक है,
बोथ ए एंड बी भी हम इस रेट से हटा देते हैं इस क्वेश्चन की। तो अब हमारे बीच में बचते हैं दो ऑप्शन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड FSH। ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारा इनिशियल फेज में जो एस्ट्रोजन है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज में, जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें सर्वाइकल डायलेशन कराने में। ठीक है, तो आपका कि आप जो है काउंट करते रहो साइड बाय साइड कि क्या क्वेश्चन में आप क्या आंसर करके आए हो और क्या सही हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच टाइप ऑफ सेल, ठीक है, कौन से टाइप की सेल प्राइमरली टारगेटेड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, कि बॉडी में ऐसी कौन सी टाइप की सेल्स होती है जो HIV वायरस जिनको टारगेट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन थे बी लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल या हेल्पर T सेल या फिर नन। तो हमें HIV के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स जो है वो हमारे टारगेट होते हैं। तो अगर बात करें तो हमारा नन ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि नन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हमारे बचते हैं बी लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल या हेल्पर T सेल। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारा जो हेल्पर T सेल है इन सेल्स को जो है HIV वायरस टारगेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एक हमारा CD4 सेल काउंट भी बॉडी का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है जब HIV के टाइम पे। ठीक है, ये दो तीन बातें जो है HIV से रिलेटेड जो है आपको याद रखनी है क्योंकि आजकल HIV एड्स से बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम CRE का पेपर का बात करें तो वो तो पूरा HIV और एड्स से ही भरा हुआ एग्जाम था। ठीक है, तो HIV और एड्स को प्रॉपरली थ्योरेटिकली भी और जितने पॉसिबल हो सके उससे क्वेश्चन करके अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अ पेशेंट इज इन 3rd डिग्री हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, 3rd डिग्री हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है किसी पेशेंट को, what percentage of blood volume has typically been lost at this stage, यानी कि कितनी परसेंटेज जो है इस स्टेज में हमें ब्लड लॉस जो है वो देखने को, ब्लड वॉल्यूम जो है लॉस्ट देखने को मिलेगा। तो 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40% या ओवर 40%। ठीक है, तो अगर बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक में तो बेसिकली देखा जाता है कि हमारा जो 30 to 40% ब्लड जो है वो लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू कीमोथेरेपी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हमारा टारगेट बन सकता है जो हमें हार्म कर सकता है कीमोथेरेपी के एक्सपोजर से। ठीक है, तो बेसिकली इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन या डर्मल एक्सपोजर, एब्जॉर्प्शन या नन, मतलब सबसे पहले क्या चीज हमारी टारगेट पे आ सकती है। तो अगर बात करें नन ऑप्शन कट हो जाता है, इंजेक्शन भी नहीं होता है। तो हमारे दो ऑप्शन बचते हैं कि इनहेलेशन एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही डर्मल एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि सबसे पहले हमारा जो टारगेट बनता है कीमोथेरेपी में, अगर हम एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा स्किन की साइड से बनता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है, इस बात में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर द प्लासेंटा प्रीविया एट द टर्म विद एक्टिव ब्लीडिंग। अब हमें एक बात पूछ ली है कि जो प्लासेंटा प्रीविया है यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमारा मैनेजमेंट क्या देखने को मिलेगा जब हमें टर्म पे यानी कि 37 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी के, तो उस टाइम पे पेशेंट आई है किसकी, प्लासेंटा प्रीविया की विद एक्टिव ब्लीडिंग। ठीक है, एक्टिव ब्लीडिंग के साथ आई है, टर्म पे आई है, प्लासेंटा प्रीविया जो है वो देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा,
तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फोर्सेप्स डिलीवरी या फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो अब हम आपको एक बात बताती हूं कि हमारा जो ऑलरेडी यहां पे बोल दिया टर्म, ठीक है, टर्म पे एक्टिव ब्लीडिंग भी हो रही है, बच्चा जो है वो डिलीवर कभी भी हो सकता था क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो एट टर्म है, ठीक है। तो टर्म पे हम जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो इमरजेंसी, क्योंकि एक्टिव ब्लीड देखने को मिल रहा है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, या फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर एक्टिव ब्लीड और प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू बॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर, यानी कि डायबिटिक मदर का एक न्यू बॉर्न है जिसकी केयर कौन कर रहा है, नर्स कर रही है, ठीक है। विच कंडीशन इज द इन्फेंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ फॉर इमीडिएट आफ्टर बर्थ, यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी कंडीशन है जो तुरंत आफ्टर बर्थ जो है क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, रिस्क ही है, इमीडिएट आफ्टर रिस्क में है बच्चा। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया या फिर मैक्रोसोमिया, ठीक है। तो अब हमें इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सी कंडीशन लग रही है कि डायबिटिक मदर है, उसका न्यूबॉर्न बेबी है, तो तुरंत आफ्टर डिलीवरी आपको ऐसी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें आप जो है बच्चे का रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो हमारी जो हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन है दैट विल बी एट हायर रिस्क, ठीक है, रिस्क की यहाँ पे बात हुई है, बाकी ऑप्शन जो है वो मैनेजेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अ पेशेंट विद अ रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट है एमआई वाला, डिवेलप्स पिंक 40 स्पूटम एंड सिवियर डिस्निया, ठीक है। तो उसका जो स्पूटम है वो क्या आ रहा है, पिंक, और 40 स्पूटम आ रहा है, सिवियर डिस्निया हो रहा है, विच लंग इज प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, और हम जब ऑस्कल्टेट कर रहे हैं उसके लंग्स, तो कौन सी साउंड जो है आपको सुनाई देगी, विजलिंग साउंड, स्ट्राइडर साउंड, क्रैकल साउंड या बोथ ए एंड बी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि एमआई में क्या होता है, हार्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। हार्ट ब्लॉक होने के कारण जो हमारा ब्लड है वो पंप आउट नहीं कर पाता, यानी कि उसकी जो कंट्रैक्टिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो आउटपुट भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो ब्लॉक हो गया तो बैक फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है, बैक फ्लो देखने को मिलेगा हमारा, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है, लंग्स में फ्लूइड देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जिसके वजह से हमें देखने को मिलेगी क्या, क्रैकल साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि क्यों हमें जो है इस टाइम पे क्या साउंड जो है ऑस्कल्टेट करने पे सुनाई मिलेगी, तो ऑप्शन हमारा सी जाएगा कि क्रैकल साउंड हमें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज अ डीएनए वायरस, यानी कि कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी एंड ई, तो इनमें से कौन सा आपका क्या है, डीएनए वायरस। तो अगर बात करें हेपेटाइटिस बी जो है हमारा डीएनए वायरस है, ठीक है। बाकी के अगर बात करें हेपेटाइटिस ए तो हमारा आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी भी हमारा आरएनए वायरस है और ई भी आरएनए वायरस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो अगर बात करें लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो
तो उसका क्या प्राइमरी कॉज हमें देखने को मिल सकता है? तो एलर्जी टू मिल्क प्रोटीन, यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है उससे एलर्जी होना किसी को, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, यानी कि जो पैनक्रियाज है उसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना, डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम या फिर नन। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो क्या है प्राइमरी कॉज है किसका? लैक्टोज इंटॉलरेंस का। तो नन या फिर हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज ऑप्शन से हट जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा देखने को मिलेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम जो है वो कॉज बनता है किसका? लैक्टोज इंटॉलरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मेजर रिस्क फैक्टर है जो क्या बन सकता है? रीनल सेल कार्सिनोमा का फैक्टर। ठीक है, तो क्रॉनिक यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिगरेट स्मोकिंग, रीनल स्टोन या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो अब बात करें तो हमारे ऑप्शन डी, सी और ए जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग ऑप्शन है वो क्या है? एक मेजर रिस्क फैक्टर है किसका? डेवलप होने में क्या? रीनल सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमेजिंग टेस्ट टू डायग्नोस हाइड्रोसिफेलिस, यानी कि अब हमें हाइड्रोसिफेलिस को फाइंड आउट करना है। तो इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो वो कर सकती है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी कि ईईजी या फिर एमआरआई या सीटी स्कैन या नन। तो अगर बात करें हाइड्रोसिफेलिस की, सबसे पहले हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न है या बेबी है उसका जो हमारा सर देखने को मिलता है, हेड सरकमफ्रेंस जो है वो नॉर्मल देखने को नहीं मिलता है। सर में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या है हमारा बच्चा जो है वो उसका सर जो है बहुत बड़ा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बॉडी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलिस बोलते हैं। अब हाइड्रोसिफेलिस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि क्या हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं सीटी स्कैन। ठीक है, तो सीटी स्कैन करा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कंडीशन? हाइड्रोसिफेलिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओम्फेलोसील? ठीक है, तो क्या डिस्क्राइब करेगा? हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अ डिफेक्ट नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, या फिर प्रोट्रूशन ऑफ द लीवर थ्रू द डायफ्राग्राम, या फिर इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द स्पाइनल कॉलम, या फिर हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड कवर्ड बाय अ पेरिटोनियल सैक। तो आपके अकॉर्डिंग हमें कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन विल बी डी करेक्ट कि हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड कवर्ड बाय द पेरिटोनियल सैक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस आंसर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज टीएनओ इंडिकेट? सबसे पहले टीएनओ जो है, टीएनएम जो है वो क्या है? तो टीएनएम हमारा होता है, ये हमारे ट्यूमर इंडिकेट करता है, एन हमारा इंडिकेट करता है नोड्स। ठीक है, नोड्स बोल दो या लिम्फ नोड्स बोल सकते हैं। एम हमारा बोलता है मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? टीएनएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अब टीएनएम क्या इंडिकेट करता है? लार्ज ट्यूमर विद डिस्टेंट मेटास्टेसिस एंड नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, या फिर स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस, या फिर एडवांस कैंसर विद लिम्फ नोड स्प्रेड बट नो प्राइमरी ट्यूमर, या फिर नन। तो अगर बात करें, हमें यहाँ पे T1 दिया गया है, NOMO M0 N0 सॉरी। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही कट जाएगा, ऑप्शन बी हम देख लेते हैं कि स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर, हाँ कि अगर स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर है तो T1 इंडिकेट किया गया है, सही बात है, ठीक है। नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, हाँ क्योंकि हमें N0 दिया गया है, एंड नो मेटास्टेसिस क्योंकि हमें M भी 0 दिया गया है। तो अगर बात करें आंसर की तो बी विल बी करेक्ट कि हमारा जो स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर है क्योंकि T1 दिया गया है, लिम्फ नोड जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो N0 गया है, नो मेटास्टेसिस तो M भी 0 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन द मेल बॉडी, कि टेस्टिस जो है वो कहाँ पे लोकेट होती है इन द मेल बॉडी, तो एब्डोमिनल कैविटी में या पेल्विस में बिहाइंड द ब्लैडर, या फिर स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, या इंग्विनल कैनाल परमानेंटली। तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे जो है टेस्टिस जो है किस कैविटी में जो है लोकेट करती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में तो नहीं करती, पेल्विस में बिहाइंड द ब्लैडर भी नहीं, इंग्विनियल कैनाल में भी नहीं परमानेंटली, तो हमारा ऑप्शन जो सी करेक्ट होगा कि स्क्रोटम जो है वहां पे लोकेट करते हैं टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो आपको एक वर्ड दिया था इटियोलॉजी, उसको आप कैसे क्या समझते हैं इटियोलॉजी से, इटियोलॉजी रेफर्स सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, स्टडी या फिर कॉज। तो बेसिकली जब हम कोई डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं थ्योरी में तो हम क्या करते हैं उसके इटियोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो इटियोलॉजी स्टैंड्स फॉर या फिर मीनिंग उसका क्या होता है कॉजेज, स्टडी, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि इटियोलॉजी रेफर्स टू कॉजेज तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूट्रस रिटर्निंग टू इट्स प्री प्रेगनेंसी पोजीशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन थी अब उसने बेबी को डिलीवर कर दिया है तो जो उसका यूट्रस है वो वापस अपनी पोजीशन पे प्री प्रेगनेंसी पोजीशन पे जा रहा है, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, मतलब उस चीज को क्या टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे हो रही है परपीरियम जो पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है, प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद 6 वीक्स तक, ठीक है, यानी कि 6 वीक्स तक जो मदर है उसकी बॉडी में जितने ऑर्गन चेंजेस होते हैं वो वापस अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में जाते हैं, और उस समय में मतलब उस टाइम को हम बोलते हैं परपेरियम टाइम या पीरियड, ठीक है। और उसमें कितना हफ्ते का टाइम लगता है, 6 वीक का टाइम लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यूट्रस अपनी जगह जाता है वापस, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवर्जन, कॉन्ट्रैक्शन, इन्वोल्यूशन या फिर इफेसमेंट। तो बात करें तो हम उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, ठीक है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन, ना ही रेट्रोवर्जन या इफेसमेंट, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें कि हाउ मच कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज जो है आपको प्रोवाइड कराता है, तो 4 कैलोरी, 5, 9 या 2। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले थे जो कि बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है, और हमारा जो फंडामेंटल है उससे ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो अगर बात करें हमारा कार्बोहाइड्रेट वो प्रोवाइड कराता है 4 किलो कैलोरी, 4 कैलोरी कितने 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे, 9 किलो कैलोरी की अगर बात करें तो 1 ग्राम फैट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि 1 ग्राम फैट जो है वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड कराएगा, 9 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो कॉमनली अफेक्ट होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में अगर हम बात करें तो हमारा हमारा वो बन जाता है, फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके वजह से ब्लड जो सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वो कौन सी हमारी ब्लड की लेयर, ब्लड वेसल की लेयर जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, तो एंडोथेलियम,
ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका इंटीमा। अब हम बात कर लेते हैं, ये 3 लेयर है, ठीक है। ये 3 लेयर हम बनाते हैं किसकी? ब्लड वेसल की। समझ लो, ठीक है। ये लेयर है इनर लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। अब अगर बात करें मिडिल लेयर की, ठीक है, तो मिडिल लेयर कौन सी होगी? ये है हमारी मिडिल लेयर, तो ये होती है हमारी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारी जो कौन सी लेयर, आउटर लेयर ब्लड वेसल की, ठीक है, तो ब्लड वेसल की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो हमारे जो अगर बात करें कि हमारी 3 लेयर होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो इसमें अब हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है क्या प्रेजेंट है? फैट एक्यूमुलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसके वजह से कौन सी हमारी जो ब्लड वेसल की लेयर है वो अफेक्ट कर रही है? तो इनर लेयर, ठीक है, अफेक्ट करती है इनर लेयर, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि ट्यूनिका इंटीमा जो है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है किससे? एथेरोस्क्लेरोसिस से। बाकी के ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द फीटस एंड द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इनके एक्सचेंज कराने में कौन से ऑर्गन का जो है वो रोल होता है? तो यूट्रस, प्लासेंटा, एमनियोटिक सैक या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर बात करें बेसिकली प्रेगनेंसी में हमारे यूट्रस, एमनियोटिक सैक और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज में काम नहीं आते। तो हमारा प्लासेंटा जो है वो हेल्प करता है किसके एक्सचेंज में? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट के यूज में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सिम्टम ऑफ शॉक इन अ पेशेंट, कि कौन से जो है कॉमन सिम्टम होते हैं किसमें? शॉक वाले पेशेंट में। तो टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, वीक पल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हम बात कर रहे हैं शॉक के पेशेंट की, तो टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होंगे। इस ऑप्शन में हमें प्रायोरिटी बेसिस पे था, तो हमारा होगा वीक पल्स, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। वीक पल्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि यहाँ पे हमें शॉक का जो कॉमन हो सकता है सिम्टम वो पूछा गया है, ठीक है। आपको फुल फॉर्म पूछ ली थी एमटीपी की, ठीक है। तो एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल टाइमिंग प्रोसीजर, मैटरनल ट्यूबल प्रोटेक्शन या फिर मेडिकल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर बात करें ऑप्शन डी, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करी जाए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसका आंसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वेयर इज एप्रोप्रिएट साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन न्यूबॉर्न में। वैक्सीन हमें न्यूबॉर्न को देनी है हेपेटाइटिस बी की, तो हमें क्या बोला है? एप्रोप्रिएट साइट बतानी है। तो डॉर्सल ग्लूटल मसल, वेस्टस लेटरालिस मसल या डेल्टॉइड मसल या सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई।
तो अगर बात करें बेबी, न्यू बेबी है, न्यू बॉर्न, तो हमारा ए, सी और डी ऑप्शन गलत होगा। वेस्टस लेटरालिस जो हमारी मसल है उसमें जो है एडमिनिस्टर की जाएगी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, पीजीटी का क्या प्राइमरी पर्पस है बिफोर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द बेबी सेक्स, टू टेस्ट फॉर जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटीज, टू एंश्योर द एम्ब्रियो इज वायबल फॉर प्रेगनेंसी, या फिर टू डिटरमाइन द पेरेंटल ब्लड टाइप। ठीक है, तो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करना यहाँ कोई वो नहीं है ऑप्शन, तो टू एंश्योर द एम्ब्रियो इज वेरिएबल नहीं, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे कि टू टेस्ट फॉर जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो हम जो है पीजीटी करते हैं बिफोर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन से पहले किस में, आईवीएफ में, क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटीज को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द लोअर फोल्ड पॉइंट ऑफ द लेबिया माइनोरा लोकेटेड इन द फीमेल जेनाइटल एनाटॉमी, यानी कि कहां पे लोअर फोल्ड जो है लेबिया माइनोरा का कहां पे जो है वो क्या होता है, लोकेट होता है फीमेल जेनाइटल एनाटॉमी में। तो एट द क्लाइटोरियल होड, या फिर एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया मेजोरा, या एट द पोस्टीरियर कॉमिशर ऑफ द वल्वा, या फिर एट द वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना फॉर्मिंग द फ्रेनुलम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पोस्टीरियर पार्ट बताना है किसका, लेबिया माइनोरा का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है जाएगा सही कि एट द वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना फॉर्मिंग द फ्रेनुलम। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। लोअर फोल्ड बताना है, ठीक है, लोअर फोल्ड पॉइंट बताना है लेबिया माइनोरा का। तो जो फ्रेनुला बनते हैं वो हमारा लोअर फोल्ड पॉइंट होता है किसका, लेबिया माइनोरा का। ठीक है, ठीक है, बेसिकली आज इस वीडियो में हमने जो जितने पॉसिबल क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं शिफ्ट 1 से रिलेटेड आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स जो थे वो क्लियरिफाई हो चुके होंगे इस वीडियो के थ्रू। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ये इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।